नमस्कार, मैं जी सिंह सर जी सिंह मैथ्स पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अंक गणित में डिवाइडेंड पढ़ चुके, डिवाइजर पढ़ चुके और आज नंबर है रिमाइंडर का। रिमाइंडर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा और रिमाइंडर के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे ताकि रिमाइंडर से संबंधित प्रश्न जब भी आए हम उसे निश्चित रूप से कर लें। आइए पहले हम रिमाइंडर का एक छोटा सा परिचय लेते हैं। देखिए, मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ कि जिसमें हम भाग देते हैं वो डिवाइडेंड यानी भाज्य होता है, जिससे हम भाग देते हैं वो डिवाइज़र यानी भाजक होता है, और जितनी बार ये जाता है यानी जो पूर्णांक प्राप्त होता है वो कोसेंट होता है, और यहाँ जो बच जाता है यही होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। मेरे प्यारे बच्चों, भाग को पहचानने का बचपन से आप लोग एक तरीका पढ़ रहे हैं और वो तरीका ये है कि अगर हम भाजक में भागफल से गुणा करके इसमें अगर हम रिमाइंडर को ऐड कर दें तो ये रिजल्ट भाज्य प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये जान लो कि वो भाग सही है। तो क्या हम एक भाग को अनेकानेक प्रकार से दे सकते हैं? बात आएगी कि क्या हम एक भाग को अनेकानेकों प्रकार से दे सकते हैं अगर यही भाग के सही होने की स्थिति है तो। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा। देखिए, मैं यहीं से आपको धीरे धीरे रिमाइंडर की तरफ ले जाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 67 में 9 से भाग किया, ये आपका क्या है? भाज्य है, ये भाजक है। 7 बार ले जाएंगे, ये कोसेंट है। रिमाइंडर 4 बचेगा। अब हम कहते हैं कि चेक करो क्या ये भाग सही है, तो आप कहेंगे इसका गुणा करें, 9 में 7 से गुणा करें और 4 जोड़ें। अब देखिए, 9 सते 63 और 4 67, यही आपका क्या है? भाज्य है। चूंकि भाज्य प्राप्त हो गया इसलिए ये भाग सही है। लेकिन अगर मैं भाग ये दिया होता 67 में 9 से और मेरी इच्छा थी 6 बार ही ले जाने की, तो देखो ये होता 9 छक 54, 7 से 4 गया 3 और 6 से 5 गया 1। क्या ये भाग सही है? तो देखिएगा, हम वही काम यहाँ भी करेंगे। 9 गुणे 6 प्लस 13। देखिए ये आ गया 9 छक 54 प्लस 13, और ये भी देखिए तो 67 आ गया, यानी ये भाज्य प्राप्त हो गया। अतः ये भाग भी सही है, क्योंकि अगर भाजक में भागफल से गुणा करके शेषफल को जोड़ा जाए और अगर भाज्य आ जाए तो समझ लीजिए वो भाग निश्चित रूप से सही है। आप थोड़ा सा ध्यान रखते रहिएगा, अभी मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, एक प्रश्न में और इसको सॉल्व कर रहा हूँ। उसी को 67 में 9 से भाग किया, मेरी इच्छा हो गई 8 बार ले जाने की। देखिए 9 8 72, बहुत ध्यान से देखिएगा। 7 ये 67 है, 12 में से 7 गया 5, यानी हमारा रिजल्ट आएगा, बोलो क्या? -5। अब हम ये चेक करें कि क्या ये सही है। फिर वही नियम देखो, 9 गुणे 8 प्लस -5। देखिए आ गया 9 8 72 -5, और ये फिर आ गया कितना? 67। ये भी सही है।
इसका मतलब है कि हम इस भाग को अनेकों अनेक प्रकार से दे सकते हैं, और जिनके भाज्य का मान भाजक और भागफल के गुणनफल में शेषफल को जोड़ने से प्राप्त होगा, वो सारे के सारे भाग क्या होंगे, सही होंगे। फिर प्रश्न आया कि हम फिर इसमें से सही किसको माने और क्यों माने। तब देखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि अब हम भाग को निश्चित कैसे करें, तो वो बेस बनेगा रिमाइंडर। वो बेस क्या बनेगा, रिमाइंडर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात तो तय हो गया कि रिमाइंडर, देखिए 3 कंडीशन यहाँ पे आपको मिल रही है कि रिमाइंडर भाजक से छोटा है, यहाँ रिमाइंडर भाजक से बड़ा है, और यहाँ पर रिमाइंडर भाजक से छोटा तो है लेकिन नेगेटिव है। वास्तव में रिमाइंडर क्या होना चाहिए, वास्तविक शेषफल क्या होना चाहिए, तो देखिए हम वास्तविक शेषफल वो होगा। अभी मैं इन सभी को एक साथ, आप ध्यान में इसको रखिएगा, क्योंकि ये तो आपके पास वीडियो है, आप इसे बार बार देख सकते हैं, तो मुझे यहाँ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, तो जो वास्तविक शेषफल होगा उसकी विशेषता क्या होगी। अब आप यहीं से शेषफल की शुरुआत हो गई, यानी आप पहला पॉइंट ये पढ़ रहे हैं कि जो रियल रिमाइंडर होगा, जो वास्तविक शेषफल होगा, उसमें 2 बातें होनी चाहिए। पहला तो ये कि जो शेषफल है ये हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे, भाजक से। अब आते हैं दूसरे नंबर पर कि जो ये शेषफल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी धनात्मक होना चाहिए। अगर उस रिमाइंडर में ये 2 गुण है तो उस रिमाइंडर को हम एक्सेप्ट करेंगे, और वही रिमाइंडर हमारा कौन सा रिमाइंडर होगा, रियल रिमाइंडर होगा, वास्तविक शेषफल होगा। अब मैं उसी सवाल को यहाँ एक बार फिर से ले रहा हूँ कि देखिए, जब मैंने 67 में 9 से भाग किया था तो 9 सते 63 रिमाइंडर 4 आया था। जब हमने उसी 67 में 9 से भाग किया था, 6 बार ले गया था, तो 9 छक 54 13 आया था। जब हम उसी 67 में 9 से भाग किए, ध्यान रखिए ये एप्लीकेशन है आपका, कम से कम एप्लीकेशन पर 2 वीडियो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। 9 8 बार ले चलते हैं, 9 8 72। जब मैंने इसको घटाया तो इसका रिमाइंडर आया -5। अब आप चाहे जितनी बार भाग ले जाइए, कंडीशन इसी तरह का मिलेगा। अब क्या ये एक्सेप्टेबल रिमाइंडर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये शेषफल छोटा तो है भाजक से, लेकिन पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। अतः ये भाग सही होते हुए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, ये भाग छोटा होते हुए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब हम आते हैं इस पर, क्या देखा आपने, रिमाइंडर भाजक से बड़ा है, तो ये यही एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पॉजिटिव तो है लेकिन भाजक से बड़ा है, और ये देखो पॉजिटिव है, भाजक से छोटा है, अतः ये रिमाइंडर एक्सेप्टेबल है। रिमाइंडर के एक्सेप्टेबल होने की वजह से भाग को एक्सेप्ट इसको किया जाता है, इस कंडीशन के भाग को स्वीकार किया जाता है, और इन दोनों प्रकार के जो शेष देख रहे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चलिए, अब मान लीजिए हमने भाग दे दिया, और जो रिमाइंडर आया वो अलग अलग कंडीशन में आ सकता है। जैसा आपने देखा कि भाजक से छोटा आएगा, भाजक से बड़ा पॉजिटिव आएगा, भाजक से छोटा निगेटिव आएगा। फिर हम रियल रिमाइंडर तक कैसे जाएं, उसकी बात देखिएगा। चलिए, अब हम मान लेते हैं कि एक संख्या n है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने यक्ष से भाग दिया और ये p बार गया और इसका रिमाइंडर आ रहा है।
अब देखिए ये r जो है ये तीन स्थितियों में आ सकता है। अब तीनों के लिए ध्यान से देखिएगा। पहला, ये रिमाइंडर पॉजिटिव और भाजक से छोटा होगा। ऐसा हो सकता है कि ये रिमाइंडर पॉजिटिव होने के साथ साथ भाजक से छोटा हो, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। दूसरा देखो कि ये रिमाइंडर पॉजिटिव तो होगा लेकिन भाजक से बड़ा होगा, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर हम करेंगे क्या, अगर ऐसा हो गया तो देखिएगा प्राप्त रिमाइंडर में हम भाजक से पुनः भाग करेंगे और ये चीज हम तब तक करेंगे जब तक कि हम पहले स्थिति में ना आ जाएं। दूसरा है इसी केस को कि हम ये कह सकते हैं प्राप्त शेषफल में से हम भाजक को घटाते रहेंगे, भाजक को घटाते रहेंगे तब तक जब तक कि हम पहली स्थिति में ना पहुंच जाएं। अभी मैं उदाहरण भी समझाऊंगा इस पर। तीसरी स्थिति है कि हो सकता है कि रिमाइंडर निगेटिव आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे प्राप्त शेषफल प्लस भाजक। इसमें हम भाजक तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि हम पहली स्थिति में ना पहुंच जाए। और इस तरह से हम दोनों कंडीशन में, अगर हमें रियल रिमाइंडर प्राप्त हो गया तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं प्राप्त हुआ तो हम इसके माध्यम से रियल रिमाइंडर तक पहुंच सकते हैं। और जब हम रियल रिमाइंडर पर पहुंचेंगे तो वही जाकर के हमारे प्रश्न का आंसर बनेगा। देखिए आपके सामने एक सवाल है कि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल -5 आया, वास्तविक शेषफल क्या है। अब आप ये देख रहे हो कि रिमाइंडर बोलो यहाँ पर क्या आया है, नेगेटिव आया है। अभी अभी हमने बताया कि अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव रिमाइंडर में भाजक को हम तब तक जोड़ेंगे जब तक कि वो पॉजिटिव और भाजक से छोटा ना हो जाए। बताओ, पॉजिटिव आया, भाजक से छोटा आया, अतः यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव है तो उसमें भाजक के जोड़ने का क्रम हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि पॉजिटिव और आंसर जो डिजिट है वो भाजक से छोटा ना आ जाए। अब देखिए ये दूसरा प्रश्न है कि किसी संख्या में 21 से भाग देने पर शेषफल 43 आया हो तो वास्तविक शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ भाग किससे दे रहे हैं, 21 से। रिमाइंडर कितना आया, 43 पॉजिटिव तो है लेकिन भाजक से बड़ा है। तब हमने इसके दो बातें बताई कि अगर बड़ा है तो हम उस 43 में 21 से पुनः भाग करेंगे और ये तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि हम रियल रिमाइंडर यानी एक्सेप्टेबल रिमाइंडर तक ना पहुंच जाएं। और एक्सेप्टेबल रिमाइंडर अभी हमने क्या बताया, पॉजिटिव होगा और भाजक से छोटा होगा। अब देखिए मैं 2 बार ले गया, यहाँ पे बचा 1। बताओ ये पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव भी है और भाजक से छोटा भी है। अतः उस संख्या में, मालूम तो नहीं है संख्या, उस संख्या में 21 से भाग देने पर निश्चित रूप से रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ में आ गई। चलिए आइए अब हम कुछ और भी बात इस पर करते हैं रिमाइंडर पर। देखिए दूसरा नियम हम ये लेते हैं कि यदि भाज्य छोटा हो भाजक से, बहुत ध्यान से देखना भाई, सारी एप्लीकेशन हम यूज करेंगे। ऐसे स्थिति में शेषफल जो है, शेषफल r की वैल्यू स्वतः वही भाज्य होगा।
यानी शेषपद वही भाज्य हो जाएगा जो प्रश्न में दिया गया है। जैसे ध्यान से देखो, जैसे मैं कहूं कि 13 भागे 15, इसके अनुसार इसका रिमाइंडर 13 हो जाना चाहिए। चलिए देखिए कैसे होगा। चलो हम एक बार ले जाएं तो हम लिखेंगे 15 एकम 15। देखिए दो तरह से आप कर सकते हो। हालांकि जो अंकगणितीय ऑपरेशन है उसमें पूर्ण संख्याओं का प्रयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप 0 बार यहाँ ले जाते हैं तो देखो 15 गुणे 0 बराबर 0 होगा। रिमाइंडर बोलो क्या आया? 13 आया। बताओ ये पॉजिटिव है, भाजक से छोटा है, अतः यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अब देखिए हम इसको कई तरह से दिखाएं। देखिए 15 अगर मैं एक बार ले जाऊं तो देखो ये होगा 15 एकम 15, घटाने पर बोलो -2 आएगा। क्या माइनस एक्सेप्टेबल रिमाइंडर है? नहीं है। अगर नहीं है तो हमने क्या बताया कि इस माइनस को भाजक में जोड़ेंगे, तब तक ये काम करते रहेंगे जब तक कि पॉजिटिव और भाजक से छोटी संख्या प्राप्त न हो जाए। अब देखो -2 में हम 15 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब बताइए रिजल्ट में कितना आ गया? 13। तो बताओ पॉजिटिव है, भाजक से छोटा है, अतः यही एक्सेप्टेबल रिमाइंडर होगा। तो देखो जो एक्सेप्टेबल रिमाइंडर यहाँ आपने पाया है वही एक्सेप्टेबल रिमाइंडर हर कंडीशन में आएगा, चाहे आप जितनी बार भाग ले जाइए। देखिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ कि हम 13 में भाग कर दे 15 से, और हमने ले लिया 3 बार, लिखा 45। आपकी मर्जी है, आप चाहे जितनी बार ले जाओ। चलो घटा देते हैं। चलिए 45, 5 में से 3 निकल गया 2, 4 में से 1 निकल गया 3, और आपका रिजल्ट बोलो कितना आया? -32 आया। क्या ये एक्सेप्टेबल? नहीं है। तो -32 में भाजक को जोड़ेंगे 15। अब देखो बाबू क्या आएगा? -17 आएगा, लेकिन अभी भी नेगेटिव है। फिर इसमें क्या करेंगे? 15 को जोड़ेंगे। अब बताओ क्या आएगा? देखो -2 आएगा। अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है, और इसमें हम फिर 15 जोड़ेंगे। हमने कहा है ना कि ये प्रक्रिया हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि क्या पॉजिटिव और भाजक से छोटा वैल्यू न प्राप्त हो जाए। अब देखिए यहाँ पर बोलो क्या आ गया? 13। अब देखिए पॉजिटिव है, भाजक से छोटा है, यही आपका एक्सेप्टेबल रिमाइंडर होगा। तो जब हम एक्सेप्टेबल कंडीशन में पहुंचेंगे तो उस समय केवल एक और एक वैल्यू होगी, और वही हम एक्सेप्ट करते हैं, और वही वैल्यू भाग की अनिश्चित प्रक्रियाओं को निश्चित करती है। अब देखिए 13 यहाँ भी आया, 13 यहाँ भी आया, और 13 यहाँ भी आया। तो ये जो है आपका दूसरा नियम है। ध्यान रखिएगा कि जब भाज्य भाजक से छोटा हो तो भाज्य जो है वही आपके प्रश्न का क्या होगा? आंसर हो जाता है। प्यारे बच्चों, आज आपने रिमाइंडर के 2 एप्लीकेशन देखे। अभी इसके बहुत एप्लीकेशन हैं। अब हम अगली वीडियो में इसका अगला एप्लीकेशन लेने वाले हैं। आप लोग यार बहुत लेजी से रहते हो ना, इसलिए मुझे मज़ा नहीं आता, वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है आप लोगों के लिए। जब मैं आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल व्यवस्था करके किसी तरह से वीडियो बना रहा हूँ, तो यार आप लोग इस तरह से निष्क्रिय रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और मैं आपको ये चीज़ तो वादा करता हूँ कि आप बेहतर से बेहतर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और आप शॉर्ट मेथड से सवाल भी करना सीखेंगे। तो अंकगणित में आप इसको देखिए, जो अभी वैकेंसी आ रही है लेखपाल की आने वाली है, इसके लिए तो अंकगणित ही मेन टॉपिक होता है। उधर हमने कोण और त्रिभुज पढ़ा रखा है। अभी हालांकि ज्योमेट्री में भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत ब्रॉड है ज्योमेट्री का जो टॉपिक है। अभी तो आप त्रिभुज का परिचय लिए हैं, अभी प्रैक्टिस हम लोगों को करना है, और चतुर्भुज पढ़ने हैं, बहुभुज पढ़ने हैं, वृत्त पढ़ने हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़नी है, बिंदुपथ पढ़ना है, सिमिलरिटी पढ़नी है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जब तक ये उत्साह नहीं बढ़ाएंगे तब तक कैसे मजा आएगा। और हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, इतनी संख्या में सब्सक्राइब कर दो कि हम लाइव आ सकें। अभी हम लाइव आने की अथॉरिटी हमको नहीं है, तो आप थोड़ा सहयोग करिए और लाइव आए, तब फिर हम लोग का क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा का चलेगा। लाइव हम सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शेषफल के
अगले एप्लीकेशन के साथ। नमस्कार।